हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिका श्वसन। इतनी लंबी जो स्टोरी हम बनाते हुए आए हैं, ब्रीदिंग हमने किया, ब्रीदिंग से ऑक्सीजन को एल्वियोलाई तक पहुंचाया और फिर एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को हमने हमारी कोशिका द्रव तक पहुंचाया। अब आती है कहानी का मेन मोड, यानी इंटरवल आ चुका है। अब आप जानेंगे कि भाई ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर क्या करते हैं, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे। तो देखो, आप लोग इतनी बात समझ चुके हैं कि मेरे पास फिलहाल है क्या, ग्लूकोज। मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है, जिसे लिखते हैं C6H12O6 से। कहां पर है ये ग्लूकोज? ये ग्लूकोज है हमारे कोशिका द्रव के अंदर, कोशिका के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। और इस तक हमने पहुंचा दिया है क्या, ऑक्सीजन पहुंचा दिए हमने इस तक, ऑक्सीजन पहुंचा दिए। देखो, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं केमिस्ट्री में, कोई भी रिएक्शन यानी कोई भी प्रक्रिया करते हैं, तो हम इस तरफ लिखते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ लिखते हैं प्रोडक्ट। यानी ये वो है जो हमारे पास शुरुआत में था और ये वो है जो हमारे पास बाद में बनेगा। और बीच में हम लिखते हैं वो चीजें जो इस प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल हो रही है या कोई भी नई इंफॉर्मेशन। तो अभी मैं आपको क्या बता रही हूं कि हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। कहां पर है ये ग्लूकोज? ग्लूकोज है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, हमारे कोशिका द्रव के अंदर। और ग्लूकोज में क्या मिल गया, कोशिका द्रव में जो ग्लूकोज पड़ा है वहां पर पहुंच चुका है उसका साथी, जो कि है हमारा ऑक्सीजन। जैसे ही ग्लूकोज में ऑक्सीजन मिला तो ग्लूकोज टूट जाता है। ग्लूकोज कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? देखो, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। ये टूट जाएगा और 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल दे देगा। यानी कि देखो, 6 दोस्त थे और वो अलग अलग हो गए, लड़ाई हो गई उनमें और वो अलग अलग हो गए। 3 का एक ग्रुप बन गया और 3 का एक ग्रुप बन गया। बस आगे कार्बन लगा दो। 6 कार्बन थे, अब 3 इकट्ठे हो गए और 3 इकट्ठे हो गए, तो कितने झुंड बने, 2 झुंड बने। तो मैं बोल रही हूं 2 यहां पर पायरुविक एसिड बन गए, 2 पायरुविक एसिड बन गए, यानी पायरुविक अम्ल बन गए। अब कई बार ये पायरुविक एसिड जो है वो पायरुवेट मिलता है लिखा हुआ। क्या मिलता है? यह मिलता है पायरुवेट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बात एक ही है। पायरुवेट हो, पायरुविक एसिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड के? 2। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि एक ग्लूकोज के टूटने से कितने पायरुविक एसिड बनते हैं? 2 बनते हैं भाई। 6 वाला टूटेगा तो 2-2 ही तो बनेगा ना। 6 वाले टूटेंगे, 3-3 के झुंड में तो 2 ही बनाएंगे। आगे बात करते हैं। अब ये पायरुविक एसिड कहाँ पे था? साइटोप्लाज्म में ना। देखो, होता क्या है, हमारी कोशिका के अंदर, मैंने बोला था आपको याद रखना है सिर्फ एक केंद्रक, ठीक है। आपको याद रखना है हमारा साइटोप्लाज्म और आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया तो बेचारा अभी तक बैठा है, मेरी बारी ही नहीं आ रही। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर जो ग्लूकोज पड़ा है ना, ये बदलता है पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड में। और ये पायरुविक एसिड चला जाता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यानी कि अब ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। भाई, यही तो कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस यानी ऊर्जा घर बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में गया और ऑक्सीजन तो अभी भी पड़ी है, ऑक्सीजन तो अभी भी पड़ी है। अब जब पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलेगी और जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाएगा, तब ये पायरुविक एसिड क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हमारा एनर्जी यानी हमारी ऊर्जा बनाता है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जो हमने खाना खाया था ना, अब उस खाने से ऊर्जा बनी है। और किसने बनाई है? हमने जो ऑक्सीजन ली थी उससे। यानी कि डाइजेशन अकेले कोई काम की नहीं है। डाइजेशन आपने कर ली, खाना ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज हमें तब तक एनर्जी नहीं देगा जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, यानी सांस नहीं लेंगे। तो जब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी ग्लूकोज के पास, तब जाके ग्लूकोज कोई काम आएगा। यानी ग्लूकोज अकेला कोई काम का नहीं है। ग्लूकोज एनर्जी कब देगा? जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं?
सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिका के अंदर हुआ श्वसन की प्रक्रिया, क्योंकि ये कोशिका के साइटोप्लाज्म में हुई और ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। अगली चीज सुनिएगा ध्यान से, देखो मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूं आपको। अगली इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो स्टेप है ना, ये वाला ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना, इस स्टेप को एक खास नाम दिया गया जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। इस स्टेप को एक खास नाम दिया गया जो कि है ग्लाइकोलाइसिस। क्यों? क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का क्या हो गया, ग्लूकोज टूट गया ना, ग्लूकोज टूट गया, लाइसिस मतलब टूटना। कौन टूटा? ग्लाइको यानी ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज का टूटना यानी ग्लाइकोलाइसिस। अगली चीज आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है कि ग्लाइकोलाइसिस कहां हो रही है? कोशिका द्रव में। लेकिन इस स्टेप को बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस स्टेप को मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोशिका श्वसन एक्चुअल में ये है, ये कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए ना कि पूरी श्वसन की प्रक्रिया कहां होती है, आप बोलोगे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सोचो, एक सेल में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल होती हैं, तो कितनी सारी एनर्जी बन रही होंगी। अब एक खास बात और सुनो कि देखो ये एनर्जी तो बन गई, एनर्जी तो बन गई, लेकिन एनर्जी की फॉर्म में थोड़ी ना रहेगी। मतलब एक एग्जांपल लो, आप कोई काम करते हो तो आपको उस काम के पैसे मिलते हैं, यानी आपको सैलरी मिलती है ना, पैसे मिलते हैं यानी आपको रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला कि आप मेरा एक काम कर दो, मैं आपको 38 रुपए दूंगी। कितने रुपए दूंगी? 38 रुपीज दूंगी। अब आप बोलोगे मैम इतनी कम वैल्यू क्यों बोल रही हूँ, ये भी समझोगे अभी आप। मैं कितने दूंगी? 38 रुपीज दूंगी आपको, ठीक है। तो भाई बॉडी भी तो इतना काम कर रही है, तो बॉडी को भी तो पैसे चाहिए ना। तो हमारे पैसे क्या है? रुपी। अगर मैं बोलूँ यूएसए के पैसे क्या है, तो आप बोलोगे डॉलर। अगर मैं बोलूँ कहीं और के, कहीं के मान लो, तो आप बोलोगे वहां के पाउंड है, वहां के यूनो है। मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग करेंसी है। तो भाई जैसे हम अलग हैं, यूएसए वाले अलग हैं, रशिया वाले अलग हैं, रोम वाले अलग हैं, फ्रांस वाले अलग हैं, इटली वाले अलग हैं, ठीक है, उनकी सिक्के अलग हैं। तो हमारी बॉडी के भी सिक्के अलग होते हैं। तो हमारी बॉडी ने जब इतना काम किया ना, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया ने जब इतना काम किया, तो उसको कुछ सैलरी मिली, और वो सैलरी होती है कितनी? 38। ये एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी सेव हो जाती है बॉडी में। 38। अब देखो हमारे लिए रुपी है, कहीं और के लिए डॉलर है, कहीं और के लिए पाउंड है। यहाँ के लिए होता है ATP, यहाँ के लिए होता है ATP। यानी कि देखो मैंने अभी ना बहुत काम किया और बहुत एनर्जी बना ली। अब वो एनर्जी सारी की सारी उसी टाइम थोड़ी ना यूज करनी है। अब मान लो मैं सो रही हूँ, सोते सोते क्या हो रहा है? सांस तो मैं ले ही रही हूँ, ग्लूकोज मेरी बॉडी में पड़ी है और एनर्जी बन रही है। अब भाई सोते सोते मैं एनर्जी कहाँ यूज करूंगी बताओ, है ना। तो मुझे एनर्जी तो तब चाहिएगी ना जब मैं उठ के एक्सरसाइज करने लगूंगी। तो उस टाइम एनर्जी का क्या होगा? वो एनर्जी जाके स्टोर हो जाएगी, संग्रहित हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। जैसे कि जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं, मान लो आज मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए, लेकिन मेरे पास अभी कोई चीज ही नहीं है जो मुझे खरीदनी है, तो मैं क्या करूंगी? उस पैसे की FD करवा दूंगी, ठीक है, यानी मैंने उस पैसे को सेव कर लिया। ऐसे ही है, हमारी कोशिका हर टाइम श्वसन कर रही है, हर टाइम ऊर्जा बना रही है, एनर्जी बना रही है, लेकिन उसको जब जरूरत नहीं होती उतनी ऊर्जा की, तो वो उसे स्टोर कर देती है। ये मान लो ये हमारी बॉडी की क्या है? FD है, जहां पर ऊर्जा जाके स्टोर हो गई। कितनी ऊर्जा? कितनी? FD में कितने पैसे हैं? तो 38 ATP पैसे हैं। अब आप सोचोगे ये 38 ATP क्या है? देखो अगर मैं इस चौक को रखा हुआ है कहीं पे और वहां से उठा रही हूँ, तो मुझे लगभग 40 से 50 ATP की जरूरत है सिर्फ इस चौक को उठाने के लिए। मतलब सोचो मुझे चौक को उठाने के लिए भी कितने ATP चाहिए? 40 से 50 ATP की एनर्जी जरूरत है मुझे इस चौक को उठाने के लिए। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ATP बनते हैं। खुद ही मतलब थोड़ा मैथ्स में अंदाजा लगाओ, एक कोशिका में मान लो 4 माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हर माइटोकॉन्ड्रिया 38 ATP बना रहा है। तो हमारी बॉडी में तो ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं, तो वो कितनी एनर्जी बना रहे होंगे, है ना। अब एक और बात सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया ने 38 ATP बनाए, लेकिन ऐसा होता है ना जब हम कहीं पे जॉब करते हैं या कहीं पे काम करते हैं या कुछ भी कर रहे हो, तो बीच में हम कई बार ना कुछ खा पी लेते हैं, तो भाई मालिक कहता है तेरे पैसे काटूंगा तेरी सैलरी में से, है ना। यहाँ पे भी ऐसा कुछ होता है। जब ये कार्य हो रहा था ना ग्लाइकोलाइसिस वाला, तब यहाँ पे कुछ खर्चा हो गया और वो सैलरी में से कट गया। तो अगर आपको पूछा जाए कि कितने ATP बनते हैं आफ्टर, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कितने ATP बनते हैं, तो आप बोलोगे 38 बनते हैं। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि ओवरऑल कितने ATP बनते हैं,
ओवरऑल मतलब टोटल, कुल मिला के कितना आपका फायदा होता है, कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इस प्रोसेस के दौरान 2 ATP खर्च हो जाते हैं, 2 ATP खर्च हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको 36 ATP मिलते हैं, 36 ATP मिलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, भाई ये ATP क्या बना है। तो आप एक चीज तो जान चुके हो, ATP जैसे हमारे करेंसी रुपी है, कहीं और की करेंसी डॉलर है, कहीं और की करेंसी यानी सिक्का कहीं का यूनो है, कहीं का पाउंड है, तो बॉडी का कौन है करेंसी, ये है। तो ATP को बोलते हैं करेंसी। और किस चीज की करेंसी है भाई ये है एनर्जी की करेंसी। तो एनर्जी करेंसी यानी ऊर्जा का सिक्का कौन है, ऊर्जा का सिक्का है ATP। और अगला क्वेश्चन आएगा ATP की फुल फॉर्म क्या है। मैंने बोला फुल फॉर्म DNA, ATP, एड्स ये नहीं भूलनी है, HIV नहीं भूलनी है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है, एडिनोसिन, पहले भी बता चुकी हूं मैं ये बात, ट्राईफॉस्फेट। क्लियर है ये बात। अब एक लास्ट बात मेरी सुन लो, कई बार एग्जाम में ना कुछ डीप पूछ लेते हैं। तो डीप से डीप अगर वो पूछेंगे ना तो वो पूछेंगे भाई एक वर्ड आएगा क्रैब साइकिल। क्या आएगा, क्रैब साइकिल। क्रैब होते हैं ना जो समुद्रों में पाए जाते हैं, वो वाली साइकिल, ये वर्ड मिल सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब इसकी डिटेल की आपको जरूरत है नहीं, क्योंकि आप पेपरों की मतलब आप 9th 10th में 11th 12th में तो हो नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो इसकी डिटेल आपको जरूरत नहीं है। बस आपको याद रखना है कि क्रैब साइकिल कहाँ होती है। तो ध्यान रखना है ये जो चीज हो रही है ना, पाइरुविक अमल से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी का बनना, यही क्रैब साइकिल है। यही क्या है, क्रैब साइकिल। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। बस क्रैब साइकिल कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, अच्छा ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी यही तो है जो हमने पहुंचा दी एल्वियोलाई में। यानी याद है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो अब सुनो ध्यान से, हमने ऑक्सीजन ली नाक से, जहां से वो गई फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रैकिया, ब्रोनकाई, ब्रोनकायोल, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में से ऑक्सीजन को किसने उठाया था, हीमोग्लोबिन ने, और थोड़ी बहुत को प्लाज्मा ने। वो दोनों पहुंच गए कहाँ पे, कोशिका में। कोशिका में क्या हुआ, यह रेस्पिरेशन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को कुछ प्लाज्मा ने उठाया, कुछ हीमोग्लोबिन ने उठाया और कुछ सोल्ट ने उठाया। और ये तीनों कार्बन डाइऑक्साइड को उठा के कहाँ पहुंच गए, हमारी एल्वियोलाई के पास। वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को किसने पकड़ा, एल्वियोलाई ने। एल्वियोलाई से ब्रोनकायोल, ब्रोनकाई, ट्रैकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स, नाक से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप समझे पूरा ये फंडा चलता है, पूरा ये फंडा चलता है। तो यहाँ पर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो बिल्कुल खत्म होता है। ठीक है, और आई होप अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो ना तो आपको डाइजेशन में भी डाउट नहीं रहेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप मतलब ध्यान से समझो तो हमारा हार्ट और हमारा ब्लड भी इस चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा घोल मोल जो है वो खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के टाइप्स के साथ, जो कि अब आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।